फिर से आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विस्फोटक इंटरव्यू। संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है और व्यवहारिक दृष्टि है। यद्यपि सभी संप्रदायों के अपने अपने दर्शन हैं, अपने अपने मंत्र हैं, अपनी अपनी पद्धतियाँ हैं, सब में श्रेष्ठता है और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया। और उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ संतों की परंपरा थी, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चयन करके मैंने उनसे दीक्षा ली। एक गुरु का मिलना, वो भी एक इट्स ए मैटर ऑफ लक भी कहिए, फेट कहिए। तो जब आप मिले उनसे तो आपको उसी वक्त पता लग गया था कि ये मेरे गुरु बनेंगे? देखिए, पता किसी को नहीं लगता है और ये लक भी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है और ये उसी के साथ जुड़ता है। देखिए, आप जिस घर में पैदा हुए हैं तो आप लिख के थोड़े गए थे, आपका प्रारब्ध था। आप यूएनआई के माध्यम से कार्य करेंगे, जन सेवा का कार्य करेंगे, यह भी एक प्रारब्ध है। ऐसे ही ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमें चेतना को अपने विराट विस्तार देना होगा, समझ में सब आ जाएगा। तो जब आपने अपने घर में बताया कि मैं गुरु से मिला हूँ, मैं घर छोड़ के त्याग की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तब घर में रिएक्शन क्या हुआ? नहीं, देखिए, कोई माँ बाप इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता है क्योंकि उनका अपना एक दायरा है। उनका एक दायरा है जो उनका एक सीमित क्षेत्र है। उस सीमित क्षेत्र को, उसी को बंधन कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है, जो सोचता है कि मैं मेरा परिवार, ये जब भावना आती है ना तो व्यक्ति उस तक सीमित रहता है और यही उसके बंधन का कारण है। जो उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकलता है वही उसकी मुक्ति का माध्यम बनता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। और उस बंधन को जो भी तोड़ेगा, ये बंधन हर एक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कष्ट हुआ आपको? एक विद्यार्थी अगर अपने बंधन को नहीं तोड़ेगा, एक क्लास में ही कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी क्लास में रहना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। एक शिक्षक कहेगा कि नहीं मुझे तो जहाँ नियुक्ति मिली है मैं उसी रूप में, या कोई कार्मिक इसी रूप में कहेगा कि मुझे वहीं काम करना है, क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसको एक बंधन तोड़ना होता है। एक क्लास में है, क्लास के बंधन को तोड़ करके अगली क्लास में जाता है, उसका प्रमोशन होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। एक धर्म योगी से आप फिर राजनीति में आए, उस सफ़र के बारे में बताइए। और एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि एक इंसान जो दुनियादारी और बंधनों से आप निकल चुके हैं, तो उस वैराग्य से आप अगर राजनीति में आते तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ आप में? देखिए, यही अंतर है। धर्म योगी नहीं, योगी योगी होता है और मैं एक योगी हूँ। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है, कर्म भी। धर्म एक समग्र जीवन की पद्धति है। धर्म कर्तव्य के पथ की प्रेरणा देने वाला, उस पथ का की ओर अग्रसर करने वाला, आग्रही बनाने वाला एक मार्गदर्शक है। हम उसको केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं कर सकते। एक योगी के रूप में एक परिवार के बंधन को तोड़ करके समाज के
इस विराटता के साथ अपना जुड़ाव हुआ है। इसलिए उस विराटता के साथ जोड़ करके अपने आप को कार्य करना। दूसरा, एक योगी का मतलब ये नहीं कि वह केवल अपने स्वयं की मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए वह अपने आप को सीमित कर ले। अगर समाज के सामने चैलेंज है, कोई चुनौती है, तो उस चुनौती से जूझने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। याद रखना, साधना की जो सबसे पहली पद्धति आती है उसमें सेवा है। भक्ति के मार्ग का भी जो नवधा भक्ति की व्यवस्था की गई है भारत की संतों ऋषियों ने, उसमें पहला मार्ग सेवा है। कोई भी साधक सन्यासी या योगी बनता है तो उसके लिए सेवा के मार्ग का अनुसरण करके ही आगे की दीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। हम लोग भी जब एक योगी के रूप में सार्वजनिक जीवन में आए तो सार्वजनिक जीवन में किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि इस कार्य के लिए आए कि नहीं, यह एक सेवा का माध्यम है और हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा इस पद पर रह करके अंत्योदय कर सकते हैं, और उसी लक्ष्य को लेकर के व्यक्ति कार्य करता है। जी, मैं फिर से उसी बात पे आऊँगी। जब आप घर छोड़ के निकले थे, अभी हाल ही में हमने देखा एक फ़ोटो आपने ट्वीट किया था और वो वायरल भी हो गया था, जब आप अपने माता से मिलने गए थे। तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थे? देखिए, मैं कई वर्षों के बाद गया था। जी, मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या उस अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे हुआ। आप उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए, पर जब वो आपसे मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे? नहीं, यहाँ वो कभी नहीं आए। वो मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा भी ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार, वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। जी, आपकी छोटी बहन जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें? देखिए, इस सब के जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा, तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगी, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का
छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में। एक सांसारिक मनुष्य के बारे में शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं कि वह त्रुटियां अवश्य करेगा, हमेशा भ्रमित होगा। तीसरा, वह हमेशा उसके मन में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। और चौथी बात उनके लिए जो कही गई है, वह कही गई है कि वह अपनी सीमित दृष्टि से भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाएगा। इसलिए जो है सारा द्वंद्व तो इसी सब का है। पर आपकी तो, जैसे आपकी तो ट्रेनिंग हुई होगी ना, गुरुजी ने आपको तो सिखाया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना, लेकिन हम लोग उनका तो कुछ नहीं ना आपके परिवार का। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है, एक योगी बनने की सामर्थ्य ले सकता है। अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से हम जो कुछ अर्जित करें, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, अगर ये भाव हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर यह समग्रता सबकी संतुष्टि का कारण बन सकता है, सारे विवादों का समाधान कर सकता है। जब आप पीठाधीश बने, आपके भारत में और भारत से बाहर भी इतने अनुयायी हैं, तो उस वक्त आपको क्या ऐसा किसी ने कहा कि आप पीठाधीश होके भी तो सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं, राजनीति में क्यों उतर रहे हैं? ये कोई बंधन थोड़ा है, ये कोई बंधन किसी के लिए नहीं है। हम मनुष्य पहले हैं, उसके बाद योगी हैं या सन्यासी है। और मैंने आपको बताया ना कि एक योगी के रूप में समाज के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं मैं। सेवा को धर्म को मैं सेवा का माध्यम बनाऊं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और हम वही कर रहे हैं। तो एक सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है? क्या वही जो कर्म कर रहा है अपना, ये चाहे पत्रकार हो या फिर राजनीति? हाँ, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता तो है। आप मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़े जो है मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महर्षि नारद ही थे। आप मुझे हैं थे कि नहीं थे? नारद जी रिपोर्टर, चलिए सबसे बड़े रिपोर्टर तो ये थे कि वो हर लोक की सूचना, इस लोक में इस लोक की सूचना दूसरे लोगों तक पहुंचा देते थे। वो क्या थे? वो एक सन्यासी तो थे। और मैं एक बात बताऊं कि सन्यासी ने किस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करके कार्य नहीं किया हो। मैंने तो पत्रकारिता का उदाहरण आपके सामने दे दिया है, और भी उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो अब इसको आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुए? धर्म के बारे में आप कह रहे थे कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सिर्फ पूजा पाठ के साथ ना जोड़ा जाए, उसे अलग भी देखना चाहिए। एक बार आपने कहा था, लेकिन आपके साथ जैसे आपकी जो वेशभूषा है, इसलिए क्या लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि अब आप सन्यासी की वेशभूषा जो है वो अलग कर दीजिए, अब आप राजनीति में जा रहे हैं, संसद में जा रहे हैं? हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है।
ड्रेस कोड इसमें नहीं होता होता था है। ना, सफेद पोशाक पहने हुए तो हाँ, तो गांधी इसीलिए टोपी पहन लिया और तो ठीक है, पहने उसका उसके अनुरूप आचरण भी करे ना। देखिए, यह वेशभूषा हमारी इसलिए है, लोगों की दृष्टि में हमेशा बने रहें और लोग हमारे विचलन पे उंगली भी उठा सकें और विपरीत परिस्थितियों में साथ में खड़े भी हो सकें। और इसीलिए इस प्रकार की वेशभूषा को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है हमेशा। कैसे? ये एक दृष्टि भी देती है और साथ साथ व्यक्ति को पतन के गर्त से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचेत भी करती है। और इस दृष्टि से हम लोग हमेशा उसके प्रति कैसे? मैं बनते चैलेंज हैं। समझी नहीं कि कैसे चैलेंज चैलेंज हुआ? चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति इससे पहले जो आपने नेता की परिभाषा की है, उस वेशभूषा में रहते थे, उनके कर्मों को भी दुनिया जानती है। दुनिया ने उस सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और हमारे सामने भी चैलेंज है कि हमें अपने आप को परफॉर्म करके साबित करना है, जिससे हमारी पार्टी को, हमारे नेतृत्व को और हमारे इस बाना को भी कटघरे में न खड़ा होना पड़े। पर जब आप भगवा वस्त्र धारण करके आप संसद में जाते हैं और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो एक ग्रुप है जो समझता है कि ये बहुत ही राइट विंग है, ये बहुत ही हिंदुत्ववादी हैं और हर चीज़ को भगवा कर दिया, तो फिर मतलब इट्स ओनली फॉर हिंदूज़, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर ओनली फॉर हिंदूज़। ये इंटरनेशनली भी लिखा जाता है, अखबारों में ऑपेड एडिट्स आते हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रीम राइट विंग है, एक्सट्रीम हिंदुत्ववादी हैं, उनके कपड़ों से ही पता लग रहा है कि हर चीज़ भगवा है। देखिए, मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। जी। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में, मार्च 2017 में दायित्व दिया था और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, दंगा होता था तो केवल हिंदू मरता था क्या? केवल हिंदू की संपत्ति चलती थी? अगर दंगा होता था, अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे। हिंदू व्यापारी की संपत्ति जलती थी तो उसके सटे हुए मुस्लिम व्यापारी की संपत्ति भी जलती थी। अगर गुंडे किसी हिंदू बेटी के लिए खतरा थे तो मुस्लिम बेटी के लिए भी उतना ही खतरा थे। कर्फ्यू लगता था और व्यापार प्रभावित होता था तो व्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थी ना, एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता था। परसेप्शन खराब हुआ था तो यूपी का खराब हुआ था ना। पहचान का संकट यूपी के हर नागरिक के सामने आया था ना, केवल हिंदुओं के सामने नहीं आया था। इसलिए यह एक वह स्थिति है। 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है। हमने ढोंग नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा, हम में सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे, हम में सामर्थ्य नहीं है तो नहीं जीतेंगे, और नहीं जीतना चाहिए हमें अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोधी ही क्यों ना हो, अगर उसमें सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको जीतना चाहिए। ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। कैसे हम उससे उसे वंचित कर सकते हैं? लेकिन कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पर तो कोई बोलता नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, सब मौन है। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे।
आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? और इसीलिए पब्लिक विश्वास नहीं करती इन लोगों में। योगी जी के डर से नहीं, यहाँ मेरा पर कौन डर है? नहीं, आपने एक बार कहा था ना कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। बुरा क्या तो है? तो बुरा क्या एक आपका एक जो आक्रामक तरीका है टू डील विद माफिया, क्या इसकी वजह से यहाँ पर है? नहीं नहीं, देखिए हम लोग तो सज्जनों के लिए जितने संवेदनशील हैं, दुर्जनों के लिए उतने ही कठोर भी है। और इस शासन की रणनीति है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी व्यवस्था सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सुरक्षा सबको, कानून का राज होगा, लेकिन कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। कोई भी हो, कतई नहीं देंगे। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही हक तो है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते। वही नहीं, मैं आप बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, जाइए रोटी खिलाइए। तो वही मैं कह रही हूँ कि कानून में मैं वही कह रहा हूँ, वह एक वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है, और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती तो है। चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह बताइए। आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं अब। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था? कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते हैं नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके, वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है, इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है, और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है।
आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा और यही उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में भी संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए, हाँ, कोई स्टाइल नहीं है। देखिए हम लोग, आप मना ही करें, हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए, जो समाज के अनुकूल है, एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है, हम वही करेंगे। विधानसभा में आपके और अखिलेश जी के बीच में जैसे जब स्पीचेस चलती हैं, आप कुछ कह देते हैं, फिर वो वापस कुछ कहते हैं, फिर आक्रमण, आप जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो वैसे चलता है आपका। देखिए, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है ये। पाकिस्तान तो दलिद्रता की नई पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, किसान यहाँ पर समृद्ध है, समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी पक्ष को, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। I.N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वह करामात UPA का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने, TMC का हो, या जो भी, सब की एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये INDIA का गठन हुआ, तो वो डर के मारे NDA को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। टीम BJP, टीम NDA, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। सभी BJP से जुड़े हुए सभी दल, जितने भी हमारे एलाइज हैं, वे सब एक नेता के रूप में। NDA ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना जो तय किया है, पिछले 9 वर्षों के अंदर वह प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। सामाजिक न्याय बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? सामाजिक न्याय, परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। उस गरीब के घर में शौचालय बने, उस गरीब को मकान मिले,
उस गरीब को राशन मिले, उस गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उस युवा को रोजगार की व्यवस्था हो, उस किसान के जीवन में भी खुशहाली आए, उस महिला को भी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। किसने रोका था यूपीए को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं? क्यों वहां बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ने 60 वर्षों में जिन 4 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने मकान दिए हैं, किसने रोका था कांग्रेस को देने से? किसने रोका था 12 करोड़ गरीबों को शौचालय देने से? 10 करोड़ गरीबों को आज जो उज्ज्वला योजना की फ्री में सिलेंडर मिले हैं, किसने रोका था? ये हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट पकड़े हुए आज का हमारा स्मार्ट युवा, स्मार्ट बनाने से इसको रोका किसने आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक? ये कांग्रेस। यही तो कर रहे थे लोग। देश को लोकतंत्र के नाम पे जड़ता पैदा की थी इन लोगों ने, जातिवाद को बढ़ावा दिया था, परिवारवाद को आगे बढ़ाया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, भारत के प्रति दुनिया के नजरिए बदले हैं। इन चीज़ों को भी तो इनको समझना चाहिए। आपने कहा था कि आपके राज्य में अब युवाओं के हाथ में, एक हाथ में, पहले हाथ में तमंचा हुआ करता था, अब टैबलेट है। टैबलेट है। तो आप तमंचा किसके बारे में बात कर रहे थे? सपा शासन? सपा के सरकार में यही होता